अब मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री अजय कुमार जी से अनुरोध करूंगा Hey कि there. हमारे आज के विषय भारतीय Subscribe to ज्ञान my विज्ञान channel परंपरा मानवीय and दृष्टि पर also आपको press अपने this विचार bell दें। icon. भाई साहब म्यूट कर लीजिए, आपने अनम्यूट अनम्यूट करना है आपको। जी जी, धन्यवाद। तो सर्वप्रथम तो हम सब आज मकर संक्रांति के कार्यक्रम के निमित्त ही एकत्र हुए हैं। हालांकि आने में 4 दिन है, तो भी उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जब हम विचार करने लगते हैं तो आज का दिन भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि हमारे यहाँ तो भाषा के लिए एक विशेष दिन नहीं होता, लेकिन कई बार विशेष ध्यान कराने के लिए कुछ दिवसों का निर्धारण हो जाता है। तो इसलिए आज विश्व हिंदी दिवस है, इसके भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम जब विचार करने लगते हैं तो भारत तो वैसे उत्सवों का ही देश है। नित्य कोई ना कोई निमित्त बना करके अपने यहाँ उत्सवों को आगे बढ़ाया जाता है। उसके निमित्त कहीं ना कहीं चेतना, उत्साह, कर्मशीलता इसका जागरण होता है। अभी 2 दिन बाद भारत के यूथ आइकॉन, बल्कि विश्व के यूथ आइकॉन कहना चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, जो वास्तव में युवाओं के चिर प्रेरणा स्रोत हैं, उनका जन्म दिवस भी आने वाला है। और उसको केवल भारत में नहीं तो विश्व में भी अनेक स्थानों पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी क्या विशेषता थी? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी से पहले अनेक महापुरुषों ने बहुत प्रचार प्रसार प्रयत्न ये सारे किए हैं। लेकिन जब हम स्वामी विवेकानंद जी का विचार करते हैं, जब हम उनके बारे में सोचने लगते हैं, तो अपने को ध्यान में आएगा कि स्वामी जी ने बिना साधनों के उस पराभव के काल, उस ऐसे काल में जिस समय सिर उठाना भी शायद मुश्किल होता था, पश्चिम की धरती पर जाकर के पश्चिम की श्रेष्ठता को चुनौती दी, उनकी धरती पर ही जाकर, और सब प्रकार की बातों में उन्होंने केवल उनको चुनौती नहीं दी, बल्कि उन्होंने हिंदुत्व और भारत माता, इनके गौरव को भी पुनर्जागृत किया, पुनर्स्थापित किया। और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनेक प्रकार के आह्वान से भारतीय जो एक प्रकार से क्रांतदर्शी लोग थे, जो भारत के अंदर क्रांति को, भारत के अंदर स्वातंत्र्य को लाने वाले थे, उनको भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी आधार प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदू चेतना को राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ा। हम अगर देखते हैं 11 सितंबर 1893 को, क्योंकि स्वामी जी का बहुत विख्यात भाषण है जिसके अंदर उन्होंने भारत का मूल चिंतन है वसुधैव कुटुंबकम, उसको उन्होंने आधार बना करके हिंदुत्व की मूल प्रेरणा के साथ जोड़ा। और उन्होंने विश्व के साथ भारत का संबंध कैसा है, कैसा रहा, और समूची मानवता के प्रति कैसा दृष्टिकोण भारत का है, इसके अंदर इंगित किया। हम अगर स्वामी जी को पढ़ने लगते हैं तो उसके ठीक 8 दिन बाद 19 सितंबर 1893 को स्वामी जी का एक बहुत विश्व प्रसिद्ध भाषण है, एस्से ऑन हिंदुइज्म। हालांकि वो एस्से ऑन हिंदुत्व है, हिंदुत्व पर उनका लेख है। उसमें आपको ध्यान में आएगा कि वास्तव में हिंदुत्व की चेतना धारा को, जिसको केवल आध्यात्मिक धारा माना जाता था, केवल साहित्य और दर्शन तक सीमित माना जाता था, उस आध्यात्मिक धारा को विज्ञान के साथ उन्होंने जोड़ा। और उसके अंदर हिंदुत्व का विशिष्ट जो है, एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति, उस सत्य एक कहने के अनेक तरीके हो सकते हैं। मूल स्रोत, मूल उद्गम और मूल स्थान एक ही है, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ऐसे सबको उन्होंने ध्यान कराया। इतना ही नहीं, जब हम उनके बारे में और पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है उनका लाहौर में एक भाषण है, शायद 1899 का या 1900 का भाषण होगा वो। उसमें लिखा है कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व के उभयनिष्ठ बिंदु क्या क्या है।
तो उन्होंने कहा हिंदू जो है ये व्यक्ति पुस्तक पूजा पद्धति पर आधारित न होकर के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन इसकी विशेषता उन्होंने बताई है, केवल सिद्धांत पर आधारित इतनी भर इसकी विशेषता नहीं है। वो कहते हैं जिसमें मानव के समग्र विकास का वैज्ञानिक और व्यावहारिक चिंतन है, मानव सेवा अग्रक्रम में है, और इसके लिए हिंदू चिंतन हमें अभय बनने की प्रेरणा देता है, अभय बनने की प्रेरणा देता है। और उन्होंने क्या कहा कि अभय किसके लिए बनना है? तो वो कहते हैं विदेशियों को उनकी भाषा में उत्तर देने के लिए योग्य बनो, स्वतंत्र बनो, मात्र अनुकरण करना हानिकारक है। ऐसे विश्व विजेता हिंदू सन्यासी को कोटि कोटि नमन। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व आता है, अपने पंजाब में मुख्य रूप से मनाया जाता है, अग्नि जलाई जाती है, उसके इर्द गिर्द घूमा जाता है, गीत इत्यादि जो लोक परंपरा है वो गाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा महत्व होता है मक्की की फूली और रेवड़ी का विशेष उसके अंदर महत्व होता है। अब अग्नि चेतना का प्रतीक है, मक्की की वो जो फूली है समृद्धि का प्रतीक है, ये इस समय की विशेष फसल कही जाती है, धन्य का प्रतीक होती है। रेवड़ी यानी मिठास, व्यवहार और संबंधों के मिठास की प्रयास होती है। इसको अग्नि को समर्पित करके सारे विश्व में आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ कहा गया अग्नि। और वो किसके लिए? उन्होंने कहा देवताओं को उनका भाग अगर प्राप्त करना है तो अग्नि ही उसका मार्ग हो सकती है। इस प्रकार का ये पर्व अपने यहाँ है, इसकी भी शुभकामनाएं। एक और 14 तारीख को, 14 जनवरी को जैसे आने वाला है संक्रांति का पर्व, हम सब उसकी सारी विशेषताएं जानते हैं, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा विशेषताओं में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज जिस प्रकार का वैचारिक संक्रमण का काल चल रहा है, आज जिस प्रकार का वैचारिक और संभ्रम पैदा करने के षड्यंत्र खड़े हो रहे हैं, अभी हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। नाम है किसान आंदोलन, लेकिन पीछे सब क्या चल रहा है। आज हम हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं और अपने को सामने आ रहा है कि पंजाब के अंदर ही हिंदी को पोतने का काम चल रहा है। कभी तमिलनाडु में भी इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयत्न हुआ था। इनके मन में न मानवीय संवेदना है, न भारत के प्रति चेतना है, ना इनके मन में किसी मनुष्य के कोई भाव है। ये केवल और केवल इनका एक सेट एजेंडा है, ये केवल उसी पर ही काम करते हैं। इनको समझ ही नहीं आता कि हिंदी आखिर है क्या। जी, स्वामी दयानंद जी और गांधी जी ने स्वयं बहुत आग्रह किया है। ऐसी उसके लिए राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके लिए भी प्रयत्न हुए। संस्कृत को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके लिए अम्बेडकर जी के प्रयत्न। लेकिन वैचारिक संभ्रम से युक्त ये सारे लोग किस किस प्रकार के एजेंडे को, अलग अलग आंदोलनों को खड़ा करके करना चाहते हैं, ये अपने को सहज ध्यान में आता है। ऐसे में अपने समाज की चेतना बनी रहनी चाहिए, समाज को संभ्रम से दूर रहना चाहिए, उसका उन्मूलन करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पोंगल अपने दक्षिण में विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो उसकी भी बहुत बड़ी विशेषता है। जलीकट्टू को लेकर के कितने सारे अभियान चले, ये पर्व भी इसी रूप में आता है। और ये भी विशेष रूप से प्रकृति पोषक पर्व है, क्योंकि जब हम भारतीय जीवन दर्शन और उसकी परंपराओं पर दृष्टि डालते हैं तो इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर कहीं भी व्यक्ति या व्यक्तिवाद या व्यक्ति संपोषण या कोई राजवंश संपोषण नहीं रहा है। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ मानवीय, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तत्व है। और इसलिए भारत ज्ञान की परंपराओं को, किसी भी ज्ञान की, विज्ञान की परंपरा को भारत ने अवरुद्ध नहीं किया, रोका नहीं है उसको। चाहे वो हमारे लिए उल्टा ही क्यों ना हुआ हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी रहा हो। अब देखिए कि भारत की विशेषता है, राक्षसी संस्कारों से ओतप्रोत और रावण का शिव तांडव स्त्रोत आज भी गाया जाता है, उसी मन से गाया जाता है, उसी मनोभाव से गाया जाता है। अनो भद्रा कृतो जंतु विश्वता, श्रेष्ठ सारी बातें भारत में अपने यहाँ प्रवेश करने दो, आने दो। Let the novel thoughts become from all the directions। इसलिए उस विचार को जब हम लेकर के चलते हैं
तो पूर्णतः मानव पोषक परंपराएं, मानव पोषक सारी और योजनाएं जो अपने यहाँ विकसित हुई हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में उसको जानने समझने के लिए कुछ बातें मैंने सोची है, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ कि वास्तव में भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में अनेक लोगों ने कहा कि भारत का ज्ञान ये केवल इतना भर है कि अगर इसको एक बुक शेल्फ के एक ऊपर वाले शेल्फ में केवल रख दिया जाए तो इनकी सारी किताबें उसमें हो सकती है, इतना ही इनका ज्ञान। अब उनका ज्ञान कैसा, वो ज्ञान किसको मानते हैं ये वो जाने, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कई बार एक विषय का उल्लेख करता हूँ और अच्छी बातों का बार बार उल्लेख होना चाहिए, इसीलिए मैं उस बात को पुनः दोहराऊंगा आप सबके मध्य में। शायद कभी कहा हो मैंने कि ऐसी प्रभुपाद भक्ति वेदांत ने भगवान कृष्ण का चरित्र लिखा है, श्री कृष्ण चरित्रामृत ऐसा करके वो पुस्तक है। उसका जो प्रकथन है, श्री कृष्ण का चरित्र प्रारंभ करने से पहले जो उसका प्रकथन है, इंट्रोडक्शन जो है, इसके अंदर वो देते हैं कि भगवान कृष्ण को जानने से पहले भगवान कृष्ण को मानना जरूरी है, और भगवान कृष्ण को समझने के लिए मानना सबसे पहली आवश्यकता है। ये सबसे पहले ये मानो कि भगवान कृष्ण भगवान है, वही भगवान है। ऐसी भारत की ज्ञान राशि को समझने के लिए, भारत के ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले उसके प्रति श्रद्धा का निर्माण होना अत्यंत अनिवार्य है। भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान तूने किसको देना है? तो जिसको समझ ही नहीं है, जो समझना ही नहीं चाहता, जो एक करके आंख बंद करके पड़ा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान नहीं है। यानी उन्होंने भी उसकी वर्जना बताई है, उसके लिए बताया कि किन के लिए है, किन के लिए नहीं। तो इसलिए भारत का ज्ञान विज्ञान जो वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों, स्मृतियों, ब्राह्मणों, संहिताओं, पुराणों या अन्य शास्त्रों में वर्णित है। क्या कहा गया, ये क्या मिथ है? हाँ है तो सही, लेकिन उसमें समय बिताने के लिए लोगों को कोई काम नहीं था, इसलिए कहानियां गढ़ दिया करते थे, तो कहानियां हैं। इसलिए अगर भारत की ज्ञान राशि को समझना है तो इसको मिथ मान करके नहीं चलना पड़ेगा, न शब्द में चाहिए न अंतः मन में चाहिए। ये पूर्णतः सत्य है, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये अनुभूति है, ये कार्यवाही नहीं है, ये सार्वकालिक है। वह ज्ञान अयोग्य नहीं, बल्कि हम उस योग्य बने कि हम उस ज्ञान को जान सकें, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए स्वयं को विकसित करना है, स्वयं को उस रूप में बनाना है, हमको वहां तक जाना है, उसको अपने स्तर पर लाना नहीं, इसका अर्थ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा अपने अर्थ नहीं बनाना। उसके शाश्वत अर्थ है, उसी में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए मिथ नहीं मानना, सबसे पहली बात है उसको सत्य मानना। इसी प्रकार भारत के इतिहास के बारे में भी कहा गया कि भारत का इतिहास अगर लिखा गया है तो वो भी ऐसे ही है, बस कहानी के रूप में है, कोई इसके साक्ष्य नहीं है, किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है, ऐसे ऐसे बना दिया गया, जिसके मन में जो आया उसने उसमें जड़ दिया। लेकिन अपने यहाँ जब महाभारत की रचना हुई, जिसका पहला नाम जया था, बाद में उसका बदलते बदलते महाभारत ग्रंथ हुआ। और महाभारत भी इसलिए हुआ क्योंकि समग्र भारत और भारत के दर्शन अपने को मिलता है जब हम उसको कोटि कोटि उसके और श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तब समझ में आता है कि भारत का कितना बृहत दर्शन उसके अंदर था। उसके अंदर बिल्कुल चींटी से लेकर के ब्रह्मांड तक का भी कितना सूक्ष्म विवेचन है, उनकी मनोवृत्तियों का विवेचन है, ये उस महाभारत में आता है। और इसीलिए कहा गया धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का जो समन्वित उपदेश है और जो पूर्व वृत्ति, जिन उसमें अनेक जानकारियां हैं जो पहले भी होंगी, कथा युक्तम, उनका पूरा विवेचन करते हुए कथा युक्त रोचक ढंग से उसको हमने इतिहास के रूप में जाना है। मैं एक जगह पढ़ रहा था तो एक बहुत सुंदर टिप्पणी मुझे पढ़ने को मिल गई। स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास गौड़, उनको किसी ने कहा कि भारत का कोई
तो आप कहते हो भारत इतना पुराना है, उसका क्रमबद्ध कोई इतिहास अपने को नहीं मिलता, कोई क्रमबद्ध भारत के विकास की जानकारी नहीं मिलती। अब अगर हम देखते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन, तो डार्विन का सिद्धांत कहा गया, तत्व ही बताए गए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करो और जो जीतेगा वही बचेगा, जो मारेगा सो मीर, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन बताता हूँ, एक छोटी सी आपको समीकरण बताता हूँ, तो आप कि भारत का इतिहास किस रूप में क्यों नहीं है। तो स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास गौड़ जी लिखते हैं उसके अंदर, उनको चर्चा में बताते हैं, वो कहते हैं आपके हिसाब से हम कुछ भी माने, आप कुछ भी सोचिए, लेकिन हमने माना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है लगभग 1 अरब 97 करोड़ साल पुरानी है, और मानव उस पर 1 अरब 97 करोड़ साल पुरानी है, और मानव उस पर 1 अरब 95 करोड़ वर्षों से लगभग। आगे के आंकड़े अलग है। तो कहते हैं कि मानव इतना समय से रह रहा है, तो हम भारत का इतिहास यानी मनुष्य का इतिहास, मानव का इतिहास देखते हैं, और अगर रोज का चलो हिसाब नहीं करते, 100 वर्षों को एक पृष्ठ में समेटने का प्रयत्न करते हैं, 100 वर्षों को एक पृष्ठ में, तो वो कहते हैं कितने पृष्ठ हो जाएंगे जी? 1,86,436 पृष्ठ उन्होंने उस समय की गणना के हिसाब से किया। उन्होंने कहा और इसकी अगर 1,000 पृष्ठों की एक पुस्तक तैयार करते हैं तो 19,708 पुस्तकें तैयार हो जाती। उन्होंने कहा एक पृष्ठ में 25 पंक्ति मान लें, और 1 मिनट एक पृष्ठ कोई व्यक्ति पढ़ता है, और ऐसे 5 घंटे पढ़ता है, लगभग 300 मिनट पढ़ता है, और 25 दिन पढ़ता है महीने भर में, तो भी उसको 217 वर्ष लगेंगे केवल भारत का इतिहास पढ़ने। और वो इतिहास भी कितना होगा? 100 वर्ष का एक पृष्ठ। तो इसलिए भारत का जब हम देखते हैं ध्यान आता है, उन्होंने कहा इसीलिए रोजमर्रा की घटनाएं उसमें नहीं लिखी गई। भारत में इतिहास की चर्चा होने लगी तो उसके अंदर राजा ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा, ये नहीं है। उस आधार पर जो कुछ श्रेष्ठताएं विकसित हुई, कुछ गुण विकसित हुए, कुछ राजधर्म, कुछ दंड धर्म, कुछ अर्थ धर्म विकसित हुए, उनकी विवेचना उसके अंदर की। तो जब हम देखते हैं तो इतना बड़ा कार्य अपने यहाँ हुआ है, तो इतिहास के बारे में भी जो भ्रांतियां फैलाने का षड्यंत्र चलता है, उससे भी अपने समाज को बचाने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता लगती है। सीख और संभ्रम पैदा करने का प्रयत्न होता है कि भारत में जो ज्ञान है वो एक प्रकार से केवल पारलौकिक है, केवल पारलौकिक है। जबकि हम देखेंगे, अभी मैं कुछ पुस्तकों का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके अंदर मैं पढ़ रहा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के अंदर जब हम देखने लगते हैं तो किस प्रकार की बातों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। और यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसको धनुर्वेद बोला जाता है, इसके अंदर शस्त्रों की पूरी जानकारी है। अब शस्त्र धारण करने वाला समाज ऐहिक समाज के साथ नहीं जुड़ेगा क्या? ऐहिक कार्यकलापों के साथ नहीं जुड़ेगा क्या? ध्यान में आता है, उसके साथ जुड़ता है। यह भी बहुत बड़ी विवेचना क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। सामवेद का एक उपवेद है जिसको बोलते हैं गांधर्व वेद। अब ये गांधर्व वेद के नृत्य, संगीत, शब्द, नाद, राग, ताल, भाव, इन सबसे युक्त जो है, बल्कि भारत की संरचना अगर हम कहते हैं तो भाव, राग और ताल, इनों का। भैया पीछे आवाज आ रही है, जरा इनको म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए जरा इनको। मनीष जी आप म्यूट कर सकते हैं क्या एनके मिश्रा जी को? हाँ ठीक है। तो भाव, राग और ताल सबका सम्मिश्रण ही भारत कहा गया है। यानी इतना सुंदर रसमय
उसका वर्णन अपने को गांधर्व शास्त्र के अंदर, गांधर्व और वेद के अंदर अपने को मिलता है। ऐसे ऋग्वेद का अर्थवेद, अब ये अर्थवेद समाजशास्त्र, दंड नीति, संपत्ति नीति। अब आपको आश्चर्य होगा कि इतना बृहद वर्णन अकेले ऋग्वेद के अंदर है। ये शुद्ध है क्या? ऐसे हम अथर्ववेद को देखें तो उसका आयुर्वेद, उसमें शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत चिकित्सा, कौमार भृत्य, रसायन, वशीकरण, ऐसे अनेक इतने सारे बाकीकरण, शरीर शस्त्र, भेषज, द्रव्य गुण चिकित्सा, धात्री यानी प्रसूति, होम्यो, एलो, हाइड्रो यानी जल चिकित्सा का भी वर्णन अपने को मिलता है। अब ये सारी शाखाएं ज्ञान विज्ञान की संकुचित शाखाएं, केवल यज्ञ शाखाएं थी क्या? ऐसा नहीं था। इसके अंदर अपने को इसके ज्ञान की, तो इसके बारे में सोचने लगते हैं तो अपने को सहज रूप से समझ आता है। ऐसे जब हम अपने सोचने लगते हैं तो जैसे विवेकानंद जी ने कहा, उन्होंने कहा कि सबसे क्या करना पड़ेगा? विश्वास। हमें अपनी उपलब्धियों पर विश्वास पर गर्व होना चाहिए, ये करना आना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं विश्वास, विश्वास और विश्वास। अपने विश्वास, अपनी मान्यताओं परंपराओं पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, यही सफलता की कुंजी है। ऋषि अरविंद कहते हैं कि भारत के अंदर विश्व गुरु होने की पूरी क्षमता है, पूरी ताकत है। विश्व का आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और आज तो अपने को सिम्टम्स दिख रहे हैं, आज जो जिस प्रकार के अपने को ध्यान में आ रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, कह सकते हैं जो ऋषि अरविंद ने कहा। उन्होंने कहा इसके लिए हिंदू समाज को जड़ता छोड़कर दैवीय चेतना में प्रवेश करना होगा। इसका मार्गदर्शन उसे अपनी ही देशी प्रज्ञा से प्राप्त होगा। जब हम ऐसा विचार करने लगते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि वास्तव में भारत की क्या विशेषता है, भारत के ज्ञान विज्ञान की क्या विशेषता है। इसीलिए मैंने 5 बिंदु प्रारंभ में आपके सामने इसीलिए रखे कि पहली बात, अपनी जो सारी ज्ञान राशि है वो मिथ नहीं है, वो सत्य है। हमारे यहाँ भले नहीं किया गया होगा, लेकिन हमारे यहाँ तत्वगत उसकी विवेचना की गई है। हमारे यहाँ सर्व कल्याण, सर्व मंगलकारी, संरक्षण, संवर्धन के लिए हमारे यहाँ एक ज्ञान विज्ञान की संरचना की गई है। हमें अपने और ज्ञान राशि पर गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और प्रश्नों का उत्तर हमको बाहर ना खोज करके अपने अंदर खोजना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के अंदर आया, गायंती देवा अखिल गीत कानी धन्या सुते भरत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग हेतु भूमि भवंती भूया पुरुष स्वर्गात्। यानी एक प्रकार से ये धन्य भूमि ऐसी है जिसके गीत देवता भी गाते हैं और स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का हेतु लेकर के भूमि पर हैं, रहेंगे। पुरुष उस प्रकार का, यानी पुरुष यानी पुरुष संज्ञा है, एक प्रकार से सारी मानव जाति का द्योतक है, वही गुणगान को गाते रहते हैं। तो ऐसे तो हम भारत की गौरवमयी परंपराओं, विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करते हैं तो इसका एक, भले किसी को विश्वास ना हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें इस पर विश्वास होना अनिवार्य है। हमें जो अपनी ज्ञान विज्ञान परंपरा है उसका कुछ और जो वैशिष्ट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मैं आपके सामने एक बार बताऊंगा। लेकिन इसके लिए मैं पहले शुरू करूंगा ननी पालखीवाला से। उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है इंडियाज प्राइसलेस हेरिटेज। उसमें कहते हैं भारत में ज्ञान विज्ञान ये शाश्वत है, इसी कारण भारत का समाज अमर है और उसके पास चिर युवा बना रहने के लिए भगवान का प्रदत्त उपहार है। इसलिए हम हमेशा चिर युवा, यानी क्या, हम सदा सतत खोज में रहते हैं। लेकिन हमारी विशेषताएं क्या है? तो भारत का ज्ञान विज्ञान ये सच्चे सुख व मानवोपकारी है, ये मानवोपकारी है। हम अगर पढ़ते हैं, हेमिल्टन की पुस्तक है हु आर वी, हम क्यों, इसकी विवेचना भी अलग प्रकार की है। क्यों ये निर्मित हुई पुस्तक? जिस समय अमेरिका में एक भयंकर विस्फोट और वो जो टूटी थी, उसके बाद ये पुस्तक निर्माण हुई
उसके अंदर वो कहते हैं कि किसी भी देश के लिए उसके दो तत्व होते हैं, एक होता है सेलियंट होता है, कुछ उसकी प्रधानता होती है, और दूसरा होता है सब्सटेंस होता है, कोई उसका तत्व होता है। तो उन्होंने कहा भारत का जो सेलियंट है वो विश्व परिवार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुस्तक में कि भारत का सेलियंट विश्व परिवार है, और उसका तत्व, उसका सब्सटेंस क्या है, वो कहते हैं विविधता में एकता। ये उसकी विशेषता है, वो मानवकारी है। सौहार्द, सम्मान, जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रचुरता। सामान्यतः अगर इकोनॉमिक्स की पश्चिम की अवधारणा हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सामान्य से बोला जाता है कि साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीम। अपने यहाँ इसको उल्टा किया कि साधन असीम है, अपनी जो आवश्यकता है उसको सीमित करो, उसको संयमित करो, उसको नियमित करो, उस आधार पर विकसित होगा। फिर अपने यहाँ ये व्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बने, अर्थात आज के यूज एंड थ्रो आधारित नहीं है। आप देखिए सामान्यतः घर के अंदर एक कपड़ा में आता था, जब तक उसके चिथड़े नहीं आते थे तब तक हम उसका उपयोग करते थे। हम बॉल पेन का उपयोग करते थे, कैसा करते थे हम, उस बॉल पेन के अंदर सिक्के बदलते रहते थे जब तक ऊपर का हिस्सा नहीं टूट जाता था। आज यूज एंड थ्रो रेनॉल्ड वालों ने निकाला, बाद में अनेक पेन वालों ने निकाल लिया, और हम उपयोग करते फेंक देते, आज सिक्के ही नहीं मिलते। आज खाने पीने का बर्तन स्वयं धोते थे या कोई बर्तन वाला उसको रोजगार मिलता था, अब यूज एंड थ्रो हो गया। इतना कचरा इकट्ठा हो गया, इतनी समस्याएं बन गई हैं, जिसके कारण तो अपनी जो सारी व्यवस्थाएं, रचनाएं, मान्यताएं थी वो कैसी थी, यूज एंड थ्रो पर आधारित नहीं थी। फिर अपने यहाँ मानवीय पक्ष काम कर रहे हैं, अपने यहाँ कम पूंजी कम ऊर्जा खपत वाली व्यवस्थाएं बनी। जितनी भी व्यवस्थाएं बनी, अभी आप पढ़ेंगे धर्मपाल की पुस्तक, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, वॉइस ऑफ इंडिया प्रकाशन की पुस्तक है, उसका नाम है इंडिया इन 18th सेंचुरी, इंडिया वाज 18-19th सेंचुरी। तो हम जब उस दोनों पुस्तकों को पढ़ते हैं तो क्या ध्यान में आता है, उसके अंदर किस प्रकार से भारत के अंदर लोह इस्पात तैयार होता था, कैसे फाउंड्रीज थी, पोर्टेबल फाउंड्रीज थी, वो अपना स्थान बदल लेती थी। ऐसी पोर्टेबल फाउंड्रीज थी, और कितनी सी भारत के अंदर 10,000 से ऊपर पोर्टेबल फाउंड्रीज थी भारत के अंदर, जिसके अंदर एक महीने सामान्यतया 9 से 11 लोग काम करते थे। तो अपने यहाँ सबको इस प्रकार से कम पूंजी कम ऊर्जा खपत वाली व्यवस्थाएं निर्माण की। और दूसरा क्या है, अपने यहाँ एक नारा पहले चलता था, हर हाथ को काम हर खेत को काम, ऐसा चलता था। तो भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसी थी, ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिलना चाहिए, रोजगारोन्मुख व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मशीन का उपयोग है, ये बात सत्य है, लेकिन मनुष्य बेकार नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं मानवता पोषक थी, मानव का शोषक नहीं थी। किसी भी प्रकार से मानव का शोषण नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसके अंदर जो और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पश्चिम के अंदर आया, उसके अंदर किस तरह से चिमनियों का निर्माण किया गया, और कैसे 7-7 साल के बच्चों को उस चिमनी में उसकी सफाई के लिए भेजते थे, जिसका कुल डाया 3 से 4 फीट होता था। उसके अंदर ऊपर जाना, 9-10 फीट की चिमनी को ऊपर से नीचे तक साफ करना, ये मानवता पोषक व्यवस्थाएं कह सकते हैं क्या? ये अपने को विचार करने की बात है। फिर आज पर्यावरण का बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर मच रहा है, पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, लेकिन जब हम पर्यावरण का विचार करने लगते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? हमने पहुंचाया है क्या? किसी ने पहुंचाया है क्या? किसी बाहर के व्यक्ति ने आकर के पहुंचाया है क्या? हमने ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी जिसके अंदर प्रकृति का शोषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा, और आज उसके जिस प्रकार की परिस्थिति से निकलना पड़ रहा है वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फिर एक और था, अपनी जो व्यवस्था रचनाएं बनी सभी के लिए सुगम थी, सभी के लिए सहज थी।
किसी को सोचना नहीं पड़ता था। आज बड़े बड़े विद्यालय जैसे खड़े होते हैं तो सामान्य ग्रामीण व्यक्ति को अंदर पैर रखते हुए सोचना पड़ता है, मैं अंदर जाऊं नहीं जाऊं, अंदर जाऊंगा तो कैसा रहेंगे। सामान्य कपड़े पहन करके व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता आज विद्यालय में। कैसी स्थिति बन गई है जी, विद्या का मंदिर है, सुगम है क्या, सबके लिए उपयुक्त है क्या, सबके लिए है क्या, नहीं है सबके लिए। ऐसी भयंकर समस्याएं खड़ी कर दी है कि आज अंतर खड़ा हो, डिसअपॉइंटमेंट भी है, डिस्पैरिटीज भी है, ऐसी भयंकर समस्या हो गई है। बहुत अच्छा उदाहरण आता है, भगवान बुद्ध के काल का उदाहरण है। उनके जो मुख्य शिष्य थे, जो उनके और चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था देखते थे, उनका नाम था जीवक। की घटना आती है कि जीवक बहुत बड़े सर्जन थे उस समय। जीवक के पास एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए आता है और वो व्यक्ति कहता है कि मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, सिर पीड़ा रहती है, सिर पीड़ा रहती है, आप कुछ कर सकते हैं क्या। वो नब्ज देखते हैं, नब्ज देखते बता देते हैं कि तुम्हारे सिर में आजकल जिसको क्लॉट बोलते हैं, क्लॉटिंग हो गई है आपके सिर के अंदर, क्लॉटिंग हो गई है, क्या करेंगे। तो आप मुझे 2 आवर्स 2 घंटे का समय दीजिए, मैं उसके लिए व्यवस्था करता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, जीवक उस समय बड़ी लैब वहां जो उनकी चलती थी, उस लैब में ले जाते हैं। लैब भी उन्होंने उसका वर्णन किया है, इस प्रकार से बड़े बड़े घड़े रखे रहते थे जो आग पर तैयार होते थे, सैनिटाइजेशन उससे होता रहता था। और आज उसके अंदर वो ले जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर जैसा कहते हैं, सामान्य, और चारपाई पर लेटाया जाता है, सिर का पूरा खोल करके ऑपरेशन होता है। ओपन हार्ट जैसी होती है, ऐसे ओपन ब्रेन होती है, तो सर्जरी हो जाती है, क्लॉट्स निकल जाते हैं, बाद में उसको बंद कर दिया जाता है, सिर को बंद कर दिया जाता है और 2 घंटे का लेपन करके, पट्टी इत्यादि करके, एक दिन आपको मेरे यहाँ ठहरना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। बाद में वो व्यक्ति कहता है कितना खर्चा हो गया जी, वो कहते क्या बातें करते हैं, मैंने इसको पैसे के लिए नहीं सीखा है, ये तो समाज ने मेरे पर उपकार करके मुझे सिखाया है, और आप भगवान का साक्षात स्वरूप है, इसलिए मुझे तो ईश्वर की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, बस मुझको इसका आनंद। क्या आज ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आज सबकी पहुंच से पता नहीं क्या क्या बाहर है, इसीलिए अच्छे अच्छे अवसर आने के बाद भी रहता है मैं तो इस लायक, क्योंकि सबके लिए सुगम व्यवस्थाएं नहीं। फिर उपभोक्ता या उपयोग करने वाले के लिए हितकर होनी चाहिए। आज एडवर्टीजमेंट का कितना बड़ा जमाना खड़ा हो गया जी, कितना भयंकर एडवर्टीजमेंट खड़ा हो गया, आपको पता नहीं चलता। आज वो हरे और इसका विषय चल रहा है, हरे और लाल का विषय चल रहा है, कई बार बेध्यानी में लाल ही आ जाता है। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, एक बार मैंने ऐसे स्थान पर जाना था, तो मैं अंदर के स्टेशन पर उतरा, मैंने वहां से बिस्कुट ले लिया, पैकेट ले लिया, मैंने निशान ही नहीं देखा, और बहुत प्रभु की कृपा हुई कि मैंने उसको खाया भी। जब मैं यहाँ आया, अपने केंद्र पर वापस आया, मैंने उसको निकाल के अभी सामने ही रखा था, इतने उलट पुलट के देखा, उसने कहा अरे ये तो लाल निशान लगा हुआ है। लाल निशान क्या है? अरे भाई साहब ये तो मांसाहारी है। अरे बाप रे बाप, बच गए भाई। लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्माण क्यों करना है, ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों करनी है, और आपके मन में क्या क्या पैदा किया जाता है, किसके हमारे देश को विकसित किया जाता है, हमको ध्यान में आता है। कोका हम सब पीते हैं, ये धीरे धीरे हमारे जवान की स्वाद बना दिया जाता है, और फिर के रहना हमको मुश्किल होता है। ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है, जानबूझ करके उपलब्ध कराई जाती है। और आज क्या पैकिंग और पैकेजिंग का इतना बड़ा जमाना है कि जितने की चीज होती है उसमें ज्यादा उसका, जितने की चीज होती है उससे ज्यादा उसकी पैकिंग और पैकेजिंग में लग जाता है। पहले खुला दूध रहते थे, अब रैप दूध आने, पहले सारी चीजें कैसे आती थी, अब कैसे आने लगी हमको पता है। उससे उसका केवल हमको गुणवत्ता पैकिंग में पता नहीं अंदर क्या दे रहे हैं, लेकिन कम खर्चे की व्यवस्थाएं भारत में खड़ी, भारत में कम खर्चीली व्यवस्थाएं खड़ी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रख करके उन सारी व्यवस्थाओं का उनका निर्माण किया गया। हम सब जानते हैं, आया था मुन्ना भाई MBBS में, पीछे भी एक बार जिक्र किया था,
देखने की दृष्टि का अंतर है, इतना ही बार अंतर है अपने यहाँ, और कुछ नहीं है। मानवीय दृष्टि देखने की दृष्टि कि हम सामने वाले को देख कैसे रहे, तो उसके अंदर आता है कि जिसको कोमा में रहता है वो व्यक्ति कोमा में होता है, जहाँ पे देखते हैं उस पर रिसर्च चल रही होती है, कोमा में व्यक्ति पर रिसर्च चल रही है, और बार बार होता है शब्द कौन सा आता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। व्यक्ति विषय है क्या? वो विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इज एन लिविंग एंटिटी, वो लिविंग एंटिटी, वो जीव मात्र है, जीवन है वो। तो जीवन की दृष्टि खत्म हो गई, इसीलिए विश्व व्यापार हो गया, विश्व परिवार नहीं था। इसके कारण इस प्रकार की समस्याएं खड़ी। हमारे यहाँ सरल शब्दों में कहा जाता था मोटा खाओ मोटा पहनो, ऐसा अपने यहाँ बहुत सरल शब्दों में। अब ये हर समय गर्मी में भी मोटा पहनो, हाँ ठीक है ठीक है, खादी का कपड़ा हर समय अच्छा रहता है, घर का बुना अच्छा रहता है, ऐसी अपनी व्यवस्था की गई। अब ये आपको लगेगा हम तो ले जा रहे हैं बैलगाड़ी के युग में, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो जाना भी पड़ेगा भाई। अभी कोरोना काल में आपने देखा ना कितने खर्चे करते थे और कैसे रोक दिया आपने अपने खर्चे। परिस्थिति ने आपको एकदम रुकवा दिया। बड़े बड़े आयोजन होते थे, 1000 2-2 हजार की शादियों के आयोजन होते थे, 50 पर आकर के टिक गए। प्रकृति ने टिका दिया, प्रकृति करेगी वो काम करेगी। ऐसे अगर हम देखते हैं तो भारत के अंदर पेटेंट हो सकता है। भगिनी निवेदिता जगदीश चंद्र बसु को कहते हैं क्रेस्टोग्राफ का आप पेटेंट कराइए। जगदीश बसु कहते हैं ये पेटेंटीकरण नहीं, आधुनिकीकरण चाहिए, पब्लिकलाइजेशन चाहिए, सारी बात को आपने करना चाहिए अपने को। ये समाज है, इसके लिए मैंने बनाया है, इसका अनुदान मुझे नहीं है। इसलिए और भारत के लिए जामुन तक को लोगों ने पेटेंट करा डाला, और हम देखते हैं दवाइयों के ऊपर कितनी मारा मार लगी हुई है। कोरोना की किट के अंदर हम जानते हैं कि इटली ने जो कोरोना की किटें और चीन की बाद में पैसों के बदले उसने उनको दिया। अभी भारत ने तो निःशुल्क व्यवस्था की, अब चीन को भी कहना पड़ा नहीं हम भी अपने लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो दृष्टि का जब हम देखते हैं तो दृष्टि का बहुत बड़ा अंतर होता है, और यही भारत की जितनी भी ज्ञान विज्ञान की राशियां भारत के अंदर विकसित हुई, भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान का जितना भी क्षेत्र विकसित हुआ, वो क्षेत्र उस रूप में अविस्मरणीय है। अगर हम देखें अपने यहाँ जो इस बार भारत के विषय अलग अलग रखे गए हैं, तो अगर हम ले तो सृष्टि विकास का एक विषय, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम मानते हैं। उसके अंदर हम मानते हैं कि ये जो है ना, और ये जो सारा विकास का काम हुआ है, ये सारा का सारा पहले भगवान ने, और जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी आता है, बाकी जगह भी दिया हुआ है कि भगवान ने पहले सब रचा, बाद में मनुष्य को बनाया, हो गया, इसलिए संडे इज हॉलीडे ऐसा माना गया। लेकिन हम देखते हैं भारत के 3 ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करते हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो एक जैसे अपने यहाँ आता है पुरुष सूक्त, उसके अंदर 16 श्लोक है। उसके अंदर सामाजिक व्यवस्था, समाज का ओरिजिन, मनुष्य का ओरिजिन, प्रकृति का ओरिजिन, सृष्टि का ओरिजिन सारा का सारा दिया है, और क्रमबद्ध दिया है। ऐसे अपने यहाँ नासदीय सूक्त है, ये भी ऋग्वेद का, इसके अंदर 7 श्लोक है। जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो ध्यान में आता है प्रकृति का, सृष्टि का उन्नयन कैसे होगा, ये क्रमगत बढ़ा, एक दिन में बढ़ा, एक दिन में सब निर्माण हुआ क्या? तो ध्यान में आता है कि उसके अंदर कहा गया है कि एक अंगुष्ठ मात्र से उस ईश्वर की जब अपनी इच्छा हुई, एको अहम बहुत श्यामा, एक से बहुत होने की उसकी इच्छा हो गई, तो उसने अपने अंदर एक विस्फोट किया। उस विस्फोट मात्र से धीरे 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 ग्रेजुअली प्रकृति विकसित होती गई, सृष्टि विकसित होती गई, मनुष्य होता गया। ये मनुष्य बंदर था ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बंदर बुंदर नहीं था, मनुष्य मनुष्य ही था। अब लोग सिद्ध भी कर रहे हैं इसको, नहीं तो प्रजाति खत्म हो जाती है मनुष्य से। ऐसा नहीं वो अर्ध निर्मित है, अब धीरे 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 आपको देखते देखते बंदर मनुष्य बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे हम देखते हैं अपने यहाँ
तो भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी प्रारंभ के अध्यायों में सृष्टि उत्पत्ति का विचार किया गया और पूरी संवेदना के साथ, पूरा विचार के साथ, पूरा तथ्यों को ध्यान में कराते हुए, पूरी वैज्ञानिकता के साथ किस प्रकार से एक एक तत्व की ग्रेजुअली संरचना होती गई है, ये अपने को ध्यान में आएगा। ऐसे कई बार हमको ध्यान में आता है कि राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अगर हम इसका विचार करने लगते हैं, हम इसको देखने लगते हैं, तो वास्तव में तो राम राज्य के अंदर इसकी बहुत सुंदर विवेचना है। महाभारत के अंदर शांति पर्व के अंदर, वन पर्व के अंदर धर्म को आधार बना करके इसकी बहुत सुंदर और विवेचना की गई है। तो पढ़ना चाहे तो अपने को ध्यान में आएगा। इसलिए मैं जरा बहुत लंबा विषय ना हो जाए, इसलिए उसको सीमित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए बहुत सारी बातें यहाँ आपके सामने रखूंगा नहीं, सांकेतिक बातें आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भौतिक विज्ञान की बात होती है तो अपना वैशेषिक दर्शन कैसा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अणु, परमाणु, इन सब का पूरा विचार है। चिकित्सा पद्धति का मैंने बताया ही है अभी। अगर हम केवल भारत के आयुर्वेद का चिंतन शुरू करते हैं तो उसके अंदर इतनी अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं। पहला तो उसके अंदर कहा गया आरोग्य है, बीमार ही ना हो इसकी व्यवस्था खड़ी की गई है। ऐसे रसायन विज्ञान, आज भी रसायन विज्ञान के अंदर भारत की श्रेष्ठता है। राम राज्य के अंदर, रामायण काल के अंदर कपड़े को बनाना, कपड़े को रंगना, और वो रंगना जो केमिकल, जिसको अंग्रेजी में केमिकल कहा, रसायन कहा, वो वास्तव में मनुष्य के लिए घातक नहीं होते थे। वो मनुष्य के लिए क्योंकि प्रकृति प्रदत्त होते थे, उसके अंदर उसकी विशेषताएं अपने को ध्यान में आएंगी। गणित और ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान पहले से था, बहुत बड़ी ज्ञान राशियां थी। मैंने अभी इनका बहुत विश्लेषण नहीं किया, हालांकि मेरे पास 20 पेज का इसका सारा और आकलन है, तो भी मैं एक दो विषय आप सबके सामने जरूर लाना चाहूंगा। एक उसमें है जैसे शिक्षा के संबंध में हमारे साथ हमारा नुकसान हुआ वो शिक्षा पद्धति के आधार पर हुआ। हालांकि अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अंदर उसके लिए काफी सुधार के प्रयत्न किए गए, लेकिन कुछ में विदेशी विद्वानों का ही इसमें जिक्र करना चाहूंगा, जिसके अंदर उन्होंने कहा, जैसे यूरोप के विद्वान श्री लुवलो 16-17 वर्ष भारत में रहे, उन्होंने पूरे भारत में सतत भ्रमण किया, निश्चित किया कि भारत के प्रत्येक ग्राम में पढ़ने की व्यवस्था है, जहां बिना जाति भेद के सभी एक साथ पढ़ते हैं। कई बार होता है ना कि बड़ी जाति वाले, छोटी जाति वाले, भारत में कभी ऐसा नहीं था। स्पृश्य जरूर, स्पृश्य और स्पृश्य नहीं था, पवित्र अपवित्र जरूर था, लेकिन G.W. लेटनर ये महोदय 1822 में अपनी एक सघन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसमें वो कहते हैं उत्तरी भारत, वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी ये उस समय एक ही था, सारा भारत का ही उस समय एक ही हिस्सा था, पाकिस्तान भी। तो कहते हैं यहाँ 200 लोगों पर एक गुरुकुल है, 200 लोगों पर। थॉमस मुनरो को अगर हम पढ़ते हैं तो 400 की आबादी पर एक गुरुकुल है। इनके अनुमान में भारत में लगभग 7 लाख से भी अधिक गुरुकुल थे, जहां बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा दी जाती थी। 1868 में लिटन महोदय ने, जब मैंने बताया तो उन्होंने एक और रिपोर्ट दी, उसमें वो कहते हैं कि जब यूरोप में औपचारिक विद्यालय रचना नहीं थी, तब भी भारत में साक्षरता की औसत 90%। मद्रास की शिक्षा को आधार बनाकर ही इंग्लैंड में शिक्षा का ढांचा तैयार हुआ। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा गुरुकुल में 14 वर्ष तक बच्चे को रखा जाता था और 18 प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। आज जब हम कला की चर्चा करते हैं तो भारत में 64 कलाएं थी। आज के विद्यार्थी को अगर हम जो कला स्नातक हो जाता है, उस कला स्नातक को तुम हो, जरा बताओ क्या है कला, कितनी कलाएं जानते हो, उसको उस तक जाने ही नहीं दिया, उसको उसके मन में वो विचार ही नहीं उत्पन्न होने दिया, क्योंकि कला का भी हमारे यहाँ विभक्तिकरण 7 प्रकार से किया गया है।
और उसके अलग अलग काम उसमें बताए गए। 1822 में दक्षिण भारत में 11,575 महाविद्यालय और 109 विश्वविद्यालय थे। वहीं मुंबई सहित उत्तर और पश्चिम भारत में 14,000 महाविद्यालय और 500 विश्वविद्यालय थे। ये सभी राज्याश्रित ना होकर के समाज द्वारा संचालित थे, जबकि इंग्लैंड में अरस्तु की योजना में राजा तथा सामंतों को के बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार होता था। कि हम लोग पिछड़े थे, हम लोग भेदभाव से रहते थे, ऐसा हमारे मन पर बैठाया गया। मैं अभी एक महापुरुष को श्रेष्ठ व्यक्तित्व को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा 200 साल के भारत को मत देखो, 2000 साल के भारत को भी देखो भाई, 200 साल पहले भारत उसको भी देखो, तो तुम्हें सहज रूप से भारत का ज्ञान हो जाएगा। भारत के बारे में अनेक प्रकार की जो तुम्हारे मन में भ्रांतियां हैं वो जानकारी में अपने सामने आ जाएंगी। तो ऐसे अनेक बातें हो सकती हैं, अनेक विषय हो सकते हैं। मैंने मानवता संबंधी कुछ विषय आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। कुछ अगर प्रश्न इत्यादि होंगे, क्योंकि मुझे कहा गया था कि 50 मिनट बोलना है, तो मैंने 50 मिनट में अपना विषय रखने का प्रयत्न किया है। और दूसरी क्या है, भारत में जैसे मैंने बताया कि सबको स्वतंत्रता थी अपने प्रकार से शोध करने की, खोज करने की। तो हम सब जानते हैं कोपरनिकस, ब्रूनो, इनके साथ किस प्रकार के व्यवहार हुए। किसी ने अगर चश्मा बना दिया तो उसको विरुद्ध माना गया। किसी ने मात्र इतना कह दिया कि पुरुषों को हम पढ़ा सकते हैं। किसी महिला ने अगर पुरुषों को पढ़ाना प्रारंभ किया तो उसको एशिया में नग्न करके पूरे अलेक्जेंड्रिया में घुमाया गया। नहीं, पढ़ा नहीं सकते। और जो आज बहुत ज्यादा सुसभ्य मानते हैं, हम देखिए कि उन्होंने किस सन तक भी उन्होंने ये नहीं माना, यानी 1885 तक भी, जब तक हार्लो शेप्ली ने नहीं कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चक्कर काटती है, तो वह स्वीकृत नहीं हुआ, उसी पर भेद बना रहा। और 1992 में चर्च को माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा कि वास्तव में जियोसेंट्रिक नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है, सूर्य केंद्रित है, पृथ्वी केंद्रित नहीं। यानी ज्ञान विज्ञान ये सब हमारे यहाँ मानवता पोषक रहे, मानवता पोषक नहीं। राजकीय व्यवस्था है, क्योंकि राजा नीति का निर्माण नहीं करता था, नीति का निर्माण हमारे यहाँ धर्मवेत्ता करते थे। इसलिए कानून आधारित जीवन भारत में खड़ा नहीं होने दिया गया, धर्म आधारित जीवन खड़ा हुआ। आप देखिए दोनों में अंतर है, लॉ बेस नहीं है, धर्म बेस है। इसलिए आपको आश्चर्य होगा, और वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जिस समय किष्किंधा के अंदर भगवान राम बाली को मार देते हैं और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, कि सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। सुग्रीव बहुत आग्रह के साथ कहता है कि आप भी चलिए। वो कहते नहीं, मैंने अपने पिता को, अपनी माता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। यही दृष्टि अपने को मिलेगी जिस समय विभीषण के राज्याभिषेक का जिक्र आता है, उस समय भी भगवान कहते हैं, तब तो रामनगर ही बदल चुका था और बिल्कुल समाप्ति होने वाला था, उनका वनवास भी समाप्त होने वाला था, केवल 5-7 दिन का विषय रह गया था। तो भी वो कहते हैं कि मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों? हमारे यहाँ दृष्टि क्या देगी? अपने से अपना उद्धार, अपने से अपना उद्धार, यही धर्म है, यही धर्म की विवेचना है, कानून आधारित नहीं है। इसलिए भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं खड़ी हुई, उसमें व्यक्ति ने स्वयं को इस रूप में रखा कि मैं इसका निमित्त मात्र हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं। इसलिए वो सारी व्यवस्था रचना है और इसलिए वो सारा मेरे से केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो आगे तक बढ़ना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था रचनाएं भारत में विकसित हुई। ये भारत के ज्ञान विज्ञान की एक वैशिष्ट परंपरा है। मैंने अलग अलग विषयों पर जानबूझ करके नहीं रखा, आप लोग उस पर विचार कीजिए। मैं इतना कहते हुए अपने विषय को पूरा करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, इतने सारगर्भित और आसान तरीके से आपने सभी विषयों को रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा में उपस्थित अगर किसी को कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिखकर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
विवेक जी हैंड रेज ही कराइए, उसके बाद जो जिनका आता है प्रश्न उनका लेना है। जी होगा। जी, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए। प्रोफेसर सुनील कुमार मट्टू जी कुछ पूछना चाहते हैं जी। हाँ नहीं, मैं कुछ थोड़ा सा, इन्होंने बहुत सारा बता दिया। जी। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स छोड़ दिया इन्होंने, इसलिए मैं थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आज्ञा दे तो मैं गणित के बारे में थोड़ा बताना मैथमेटिक्स के चाहता बारे हूँ। में बताता हूँ। हाँ नहीं, मेरे पास है थोड़ा सा लिखा हुआ, अगर आप कहें तो। चलिए बता, आप ही बता दीजिए। हाँ जी, ये एक किताब है विल डुरांट की, जो यूएसए के हिस्टोरियन हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में बुद्धायान के बारे में लिखा है, भास्कराचार्य के बारे में लिखा है, गोल्दायान के बारे में लिखा है, महावीराचार्य के बारे में लिखा है, और मतलब बहुत सारे मैथमेटिशियंस के बारे में उन्होंने लिखा है कि भारत में जो भी मैथमेटिक्स हुआ है, जो यूरोप से मैथमेटिक्स आया है, उससे पहले ही हमारे देश में था वो। जैसे एक थ्योरम शायद सब जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ये बुद्धायान में सूलवा सूत्र के नाम से लिखा था। ये हमारे अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरांट ने लिखा है उसमें। यही मैं कहना चाहता था बस। अगर आप और कुछ जानकारी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वास्तव में अगर मैंने कहा ना, इसलिए अलग अलग हम विधाओं को देखेंगे तो अपने को बहुत सारी बातें ध्यान में आएंगी। हालांकि पश्चिम ने यूक्लिड और पाइथागोरस को ही अपना प्रथम माना। वो कहते हैं यही गणित के पितामह हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे, जैसे आपने बोधायन का नाम तो बताया, लेकिन इसके अलावा आप भी हैं, भारद्वाज भी हैं, सत्याचार हिरण्यकेशी भी हैं, वेसानस भी हैं, बादुल भी हैं, भट्टभास्कर भी हैं, वराहमीर भी हैं, ब्रह्मगुप्त भी हैं। ऐसे अनेक लोग आपको ध्यान में आएंगे जिन्होंने उस समय बड़े बड़े ऐसे प्रतिपादन कर दिए थे, उन्होंने ऐसी सारी बातें दे दी थी। अब अगर भास्कर को देखेंगे तो उन्होंने जिस आज रॉयल स्टोन जिसको कहा जाता है, वो किसके देन है? तो भास्कर, उन्होंने उस पर बहुत बड़ा काम किया। अब अगर देखेंगे तो मैं अभी पढ़ रहा था बहुत साहित्य के अंदर 10 की घात को तल्लाक्षण उन्होंने एक शब्द दिया है। आज तक पश्चिम के गणित में कहीं भी नहीं आया 10 की घात 53। 10 की घात 53 के लिए तल्लाक्षण उन्होंने शब्द दिया है। ऐसे अलग अलग हम देखते हैं। प्राग में 10 की घात 17 का तो बहुत ही बार उपयोग हुआ है। जैन साहित्य में ऐसे अनेक प्रकार के हमको गणित में बहुत काम हुआ है। तो ऐसे जब देखने लगते हैं तो गणित के अंदर भी, भारत के अंदर केवल 0 और दशमलव तक सीमित भारत नहीं है। और हर बात के अंदर आप देखिए, ऋग्वेद के अंदर केवल मंत्र है, लेकिन यजुर्वेद के अंदर त्रिकोणमिति का पूरा उपयोग हुआ है। त्रिकोणमिति का, उसके आधार पर यज्ञ वेदी का निर्माण कैसा होना चाहिए, यज्ञशाला कैसी होनी चाहिए, इस सब का वर्णन है उसके। और आपको आश्चर्य होगा 663 मंत्र ऋग्वेद के यजुर्वेद में लाए गए हैं, जो ये कहते हैं कि 663 मंत्र इस प्रकार के हैं ऋग्वेद के यजुर्वेद के अंदर, जो कि उसके साथ सामने बैठाते हैं, उस त्रिकोणमिति के अनुसार, उस अलजबरा के साथ उसका सामने बैठता है। तो भारत का ज्ञान विज्ञान जब हम देखते हैं तो एक एक का, मैंने कहा ना, अगर देखेंगे तो मेरे पास 20-22 पेज का नोट है वो सारा, तुम्हें ज्यादा लगता है। लेकिन हम इसके अंदर खोजें, जैसे ऋषि अरविंद ने कहा ना, आवश्यकता क्या है कि भारत के हम अपने प्रश्नों का उत्तर बाहर ना खोजें, हम अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप खोजें, अपनी ज्ञान राशि में से निकालें और हमारे ये मानना शुरू करें हम दे सकते हैं। जैसे एनी बेसेंट ने कहा, उन्होंने कहा कि ये भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, इनके पुत्र न्यूटन और आर्किमिडीज को क्यों देखते हैं जी? उनकी तरफ उठा करके क्यों देखते हैं? इतना, अरे अपने को खोजो ना, अपने को जान लाना चाहिए, ये हमारे मन में भाव जगना चाहिए। इसलिए मैंने विषय थोड़ा शॉर्ट में आपके सामने रखा है। हाँ जी भाई साहब, और किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? मयंक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं।
मयंक जी ने हैंड रेज किया है। जी मयंक जी, मयंक राठौर जी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मयंक जी अनम्यूट करके अपने आप को आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मयंक जी की आवाज नहीं आ रही है। वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। अच्छा जी। प्रवीण जी, एक और जानकारी, जो अपने डॉक्टर प्रवीण जी भी जुड़े हुए थे, जो अपने प्रिंसिपल हैं श्रद्धानंद कॉलेज के, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। उसके साथ में अनेक बौद्धिक टोली के भी सदस्य जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम अध्ययन केंद्र की तरफ से स्वागत करते हैं। बाकी एक बार आप देख लीजिए, कोई पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है। मयंक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मयंक जी आ गए हैं शायद वापस। जी क्या मैं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? जी मयंक जी। सर्वप्रथम तो आप सभी गणमान्य सदस्य, आदरणीय सदस्यों को मेरा चरण वंदन एवं नमस्कार है, क्योंकि मैं पहले तो वहीं पर ही रहता था, किंतु इस माध्यम से आप सभी से संपर्क हुआ, इसके लिए बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। और आप सभी का जो प्रबोधन है और आदरणीय श्री माननीय अजय जी ने जो कहा वो बहुत ही सारगर्भित भी था और सब कुछ अच्छा था। एक बस इस प्रकार से, जैसे आदरणीय ने बताया कि हमारा पूर्व में किस प्रकार से हमारी संस्कृति थी, पद्धति थी, और आज जो हमारी वैचारिक महाभारत है, इसकी यदि विजय की व्यूह रचना में आज के जो अर्जुन, हम जो आज के अर्जुन है, इसमें यदि हम स्वयं को माने तो किस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या होगा, जिससे हम आज की जो वैचारिक महाभारत हम जीत जाए, क्या संदेश होगा, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने प्रारंभ में 5 बिंदु बताए थे। प्रारंभ में ही 5 बिंदु बताए थे कि अपने ज्ञान विज्ञान की राशि को देखना कैसे है। तो उसके प्रति मन में श्रद्धा चाहिए, उसके प्रति मन में विश्वास चाहिए, उसको जानने की इच्छा चाहिए, उसको समझने का प्रयत्न चाहिए, उसको समाज तक पहुंचाने की योजना चाहिए। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके लिए सबसे पहले प्रारंभ कहां से करना पड़ेगा अपने मयंक जी? उसकी शुरुआत अपने को करनी पड़ेगी कि सबसे पहले श्रद्धा ये बननी चाहिए कि अपने यहाँ मिथ नहीं है, ये सब सत्य है। शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि जानबूझ करके हमारे मनों के अंदर ये एक डायलेमा जैसा भाव पैदा कर दिया गया है। एक हमारे मन में एक दुविधा का भाव पैदा कर दिया गया है। इसीलिए हमको सबसे पहले इसमें जाना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे एक अब्दुल कलाम जी की कविता के कुछ अंश हैं, उसका हिंदी अनुवाद है। उसके अंदर वो कहते हैं, हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, हे मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ नश्वर की लालसा पाप है। यानी तुम सोचते क्या हो? केवल अपने परिवार को। वो कहते हैं कि जो सोचा हमने, सोचते हैं ना, संकीर्ण तुच्छ नश्वर की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े हैं, मेरे सपने। कई इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने भी लिखा कि भारत के बारे में सब सोचते हैं तो ड्रीम जैसा लगता है। ऐसा भी हुआ होगा जैसे, और आइंस्टीन ने कहा कि मैं जब सोचता हूँ कि गांधी जैसा व्यक्ति धरती पर हुआ होगा क्या, तो गांधी को तो छोड़ो, राम जैसा व्यक्ति हुआ होगा क्या? आज सोचने लगते तो लगता है कृष्ण जैसा व्यक्ति भी हुआ होगा क्या? इसीलिए वो मिथ लगने लगता है, क्योंकि हमने अपनी प्रज्ञा की ऊंचाई वहां तक नहीं पहुंचाई है। इसलिए वो है, मैं मेहनत करूंगा इसलिए कि मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उसके ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। ये जो एक सोच है, इसको मुझे लगता है अपने मन के अंदर में जागृत करना पड़ेगा। और आज भी अगर हम देखते हैं, विश्व पटल पर अपने को देखते हैं, आज अब सब बोलते हैं नमस्ते। आपके नमस्ते की भी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। एडीडी स्मिथ करके जो वर्जीनिया के पास्टर हैं चर्च के, उनके एक वीडियो में से पिछले 4-5 साल से वायरल है। कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते?
कई बार लगता है हेलो हाय शिट, ये क्या क्या हमको लगता है। वो कहते हैं मीनिंग ऑफ नमस्ते, वो कहते हैं द डिविनिटी इन यू एंड मी आर वन एंड सेम, आई सैल्यूट योर डिविनिटी। तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर देवत्व एक ही है, मैं तुम्हारे देवत्व को प्रणाम करता हूँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते नमः। अब ये हमें नहीं पता, बाकी लोग हमें बता रहे हैं, इसीलिए हमको पता चल रहा है। हम अपने ढूंढ नहीं रहे, क्यों नहीं ढूंढेंगे जी हम अपने को? बाकी संसार कह रहा है। आज विश्व में आपकी संस्कृत भाषा के लिए इतना काम शुरू हो गया है, हमको संस्कृत पढ़ने के जो होता है, अंग्रेजी के 4 शब्द अच्छे जान लिए तो लगता है बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज्ञान राशि इकट्ठी हो गई। ऐसा नहीं है, भाषा नहीं है, लेकिन अपने तत्वों को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए अपनी ज्ञान विज्ञान की, क्योंकि आज का जो विषय था वो अपने ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं था, ज्ञान विज्ञान की परंपरा का मानवीय पक्ष था, इसीलिए मैंने उसको पकड़ा है, इसीलिए इसको विषय को थोड़ा सा सीमित किया है। जी भाई साहब, समय की अपनी मर्यादा रहती है और आज के कार्यक्रम में हम एक प्रश्न और ले लेते हैं शरद सिंघानिया जी का। इसके पश्चात मनीष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि भारत मंथन कार्यक्रम के निमित्त जो पोस्टर है और उसकी जो वेबसाइट हमने बनाई है वो एक बार सभी के साथ शेयर करके सबको दिखा दें, और चैट बॉक्स में भी उसको आप डाल सकते हैं। शरद सिंघानिया जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ अजय जी, आपने लास्ट में कहा था कि बाली के जो कहानी बताई उसमें धर्म और कानून में धर्म पहले, तो इसको वर्तमान परिस्थिति में कैसे देखते हैं? दरअसल क्या होता है, कानून इम्पोज किया जाता है, धर्म स्वीकृत होता है। कानून को बाहर से दबाव से बनाया जाता है, धर्म स्वयं स्वीकृत होता है। जैसे मैंने कहा कि भगवान राम वहां भरत का कोई गुप्तचर लगा है क्या? वहां कैकेयी का कोई गुप्तचर लगा है क्या? नहीं लगा, उनके मन में था, अपने मन सड़क पर जाने हैं, हेलमेट पहन करके जाना है, तो हेलमेट पहनना यानी कोई दबाव के कारण नहीं है, क्योंकि मेरी सुरक्षा का विषय, ये मेरे मन में भाव जगना चाहिए। सरकारी संपत्ति का संरक्षण होना चाहिए, जल का संरक्षण होना चाहिए, ये मेरे लिए है। हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों का विचार होता था, आज हम अपनी पीढ़ी में ही सब निपटाने में लगे हुए हैं। सेल्फ इम्पोज नहीं है ये, हमको इस पर जाना चाहिए। सेल्फ इम्पोज नहीं है, कानून सेल्फ इम्पोज नहीं होता, ऊपर से होता है, इसीलिए उसका दंड होता है। धर्म का दंड विधान नहीं है, धर्म के लिए प्रायश्चित है। अगर दिया तो प्रायश्चित, और प्रायश्चित मैंने स्वयं करना होता है। ये दोनों का अंतर हमको समझना चाहिए। Hey there. Subscribe to my channel